हमारे साथ सतीश माना जी हैं, विधानसभा के स्पीकर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए सर की खासियत यह है कि 8 बार विधायक, एक रिकॉर्ड तोड़ जीतकर वो 8 बार विधानसभा पहुंचे हैं। और देखिए आप विधानसभा स्पीकर हैं, मंत्री रहे हैं, और मंत्री रहने के बाद अब विधायकों के ऊपर बैठकर उन्हें शिक्षा की तालीम, यानी कह सकते हैं कि हेडमास्टर है भी विधानसभा के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। चर्चा की शुरुआत आपसे सर, माइक ले लीजिएगा। स्पीकर बनकर अच्छा लग रहा है या मंत्री थे तब अच्छा था? देखिए, जो भी जिम्मेवारी मिले उसको अच्छी तरीके से और अच्छा लग कर ही करना चाहिए। आप जहाँ पर अगर जिम्मेवारी जीती है, मैं एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने अपना काम शुरू किया था, तो कार्यकर्ता बनकर सबसे अच्छा लगता है। और कार्यकर्ता को जो भी जिम्मेवारी थी, मंत्री था तो मुझे इस बात को कहते हुए गर्व की अनुभूति होती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने विगत 5 वर्षों में, जो 5 वर्ष का मेरा पिछला कार्यकाल था, इंडस्ट्रीज की एक पहचान बनी। पहले इंडस्ट्रियलिस्ट यूपी आना नहीं चाहता था। यूपी के लिए लास्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन होता था इंडस्ट्रीज के लिए। आज इंडस्ट्रीज के लिए मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है। तो इस नाते से वो 5 साल बीते और अभी लगभग 4 महीने हुए मेरे को एक नई जिम्मेवारी का दायित्व मिला है। और मुझे इस बात को कहते हुए प्रसन्नता होती है कि देश में सारी विधानसभा में अपने अपने प्रकार से काम कर रही हैं, सबका अपना महत्व है, सबके प्रति मेरा आदर है, सम्मान है। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें जो देश में कभी किसी विधानसभा में नहीं हुई, वो मैंने 4 महीने में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में करके दिखाया है। ये मेरे लिए गर्व की बात है और एक नया संदेश मैंने पूरे देश को दिया है। सर सवाल, चूंकि आप विधानसभा अध्यक्ष हैं तो सवाल वहाँ से शुरू हो तो ज़्यादा अच्छा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने पहले ही इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया विधानसभा में। ई विधानसभा आपने किया उत्तर प्रदेश विधानसभा को, किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर पाए? क्योंकि बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे थे, विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे थे कि पढ़े लिखे विधायक नहीं है, कैसे हो पाएगा, लेकिन आपने कर दिखाया। किस तरीके से, ये सबसे बड़ी जानकारी जो है लोग जानना चाहते हैं, कैसे किया आप? ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने पूछी, धन्यवाद पवन जी। जिस समय 29 मार्च को मुझे विधानसभा के अध्यक्ष के नाते से चुना गया था। एक बात तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है, माननीय विधायक सब लोग, पूरा सदन करता चुनाव। और मेरे लिए सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष ने सबने मिलकर मेरे लिए प्रस्ताव किया और सबने मिलकर मेरा चुनाव किया। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि सब लोगों का विश्वास मेरे पास है। मैं इस बात को कहूँगा मंच के माध्यम से भी कि जिस दिन एक भी राजनीतिक दल का विश्वास मेरे पे नहीं रहेगा तो शायद मैं इस कुर्सी के ऊपर बैठूंगा कि नहीं बैठूंगा, इसके ऊपर मैं विचार करूंगा, क्योंकि मेरे को सबके विश्वास को साथ लेकर चलना है। मैंने मॉनिटरिंग की, पहले दिन ही 29 तारीख को चुना गया, 30 तारीख को मॉनिटरिंग करी कि मैंने इसको डिजिटल करना है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का एक ई विधान लागू करने का उनका एक सपना था और पूरे देश में सारी विधानसभाओं को लागू करने के लिए उन्होंने ऐसा अपेक्षा करी। तो मैंने कहा कि पहले सत्र से पहले ही होगा। उन्होंने कहा सर पहला सत्र तो लगभग 1-1.5 महीने में हो जाएगा। मैंने कहा 1.5 महीने में करके दिखाऊंगा। उनका नहीं हो पाएगा, आपको टैबलेट्स चाहिए। जितने विधानसभा में सदस्य हैं उतनी सीटें नहीं थी। मेरे पास 379 सीट्स थी, 403 एमएलए थे। 403 एमएलए के अलावा 15 ऐसे माननीय सदस्य जो विधान परिषद से आते हैं, वो मंत्री थे, तो उनके लिए भी सीट्स की जरूरत थी। तो सीट्स बढ़ाने के लिए मेरे लिए चैलेंज था, लगभग 417 टैबलेट्स लगवाने का उसमें। तो उन्होंने कहा नहीं मिलेंगे। तो क्योंकि मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर रहा था, तो सैमसंग वालों की जिस समय इंडस्ट्री लगी थी, तो मैंने उनका काफ़ी सहयोग किया था। मेरे उनके ऊपर के स्तर के अधिकारियों के साथ जान पहचान थी। मैंने उनको कहा हमें चाहिए। उन्होंने कहा सर इट इज़ वेरी टफ। मैंने कहा बट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट आई वांट इट। सब जगह रोक दो, हमें दो। और 1.5 महीने में ही जिस समय मैंने उसको करके दिखाया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो स्वाभाविक रूप से, क्योंकि उनका प्रदेश है, उन्होंने इस बात की प्रशंसा करी। लेकिन माननीय लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम बिरला जी को मैंने उसके उद्घाटन के लिए बुलाया था। तो उन्होंने इस बात को कहा कि जिस लेवल के ऊपर हमने विधानसभा को ई विधान में लागू किया है, किसी भी विधानसभा ने नहीं किया देश में। शुरू में मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, जो मेरी जिम्मेवारी है लोगों को बताना। जनरली एक परसेप्शन जो होता है कि एमएलए है, जैसे आपने अभी कहा कि विपक्ष कह रहा था लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो मैंने अपने विधानसभा में कहा अगर गाँव का प्रधान भी, क्योंकि गाँव में हर गाँव में एक उन्होंने गाँव का सचिवालय बनाया, तो मैं गांव का प्रधान अगर लैपटॉप और के ऊपर बैठकर काम कर सकता है, तो हमारे चुने हुए विधायक क्यों नहीं कर सकते। और मुझे इस बात को कहते हुए गर्व है
कि सारे के सारे विधायकों ने 1-2 दिन उनको कठिनाई हुई होगी, 6 दिन मैंने उनको, 8 दिन विधानसभा चली थी, 2 दिन तो मैंने कठिनाई देखी, 6 दिन सारे के सारे एमएलए अपने डिवाइस के ऊपर काम कर रहे थे और सब लोग प्रसन्न थे। मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के विधायक हर क्षेत्र में, मैं किसी भी राजनीतिक दल के हों, मेरे पास 18 डॉक्टर्स हैं मेडिकल फैकल्टी के जो विधानसभा के सदस्य हैं, मेरे पास 31 हैं जो MBA हैं, इंजीनियर्स हैं जो विधानसभा के सदस्य हैं, इंजीनियर, BTech, MTech, MBA, BCA हैं। मेरे पास 51, मेरे पास इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पूरी मेरी विधानसभा है, मेरे पास 51 MLA हैं जो 40 साल से कम की उम्र में हैं। मेरे पास 29 ऐसे MLA हैं जो 5 बार उर्दू से ज़्यादा जीते हैं। उनका एक्सपीरियंस, उनका जो जीवन का उन्होंने काम किया है, कैसे लगातार 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार जीत कर, उनका एक्सपीरियंस है। और मेरे पास महिला सदस्य, जिसमें आज जेंडर इक्वालिटी की बात होती है, मैं अभी पिछले दिनों हैलीफैक्स गया था कनाडा में CPA की कॉन्फ्रेंस में, आज पूरी दुनिया में जेंडर इक्वालिटी की बात होती है। तो आज हमारे पास 47 महिला सदस्य, मैंने उनको बुलाकर बातचीत करी। तो मैंने सबको ये कहा कि हम सबका एक योगदान क्या हो सकता है कि प्रदेश की जनता और देश की जनता के पास ये मैसेज पहुंचे कि जो लोग पढ़े लिखे हैं उस नाते से, और जो लोग अपनी विधा में माहिर हैं उस नाते से, हम लोग कैसे जनता के बीच में उस परसेप्शन को चेंज कर सकते हैं, इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि लोग भी खुश हैं, विधायक भी खुश हैं, और मैं भी इसमें बहुत प्रसन्न हूं। लेकिन एक सवाल है सर, सतीश महाना जी, क्योंकि आपने भी चर्चा की शुरुआत में भी कहा कि आप निर्विरोध चुने गए, और देखिए विपक्ष ने कोई उम्मीदवार भी आपके मुकाबले खड़ा नहीं किया, लेकिन बावजूद इसके विपक्ष हमेशा आरोप लगाता है कि देखिए विधानसभा अध्यक्ष हमारी नहीं सुनते हैं, विधानसभा अध्यक्ष हमें मौका नहीं देते हैं, हमें बोलने नहीं दिया जाता है। इस तरह के आरोप विधानसभा अध्यक्ष पर लगते हैं, जबकि ये संवैधानिक पद है। अब आप ना तो सत्ता पक्ष के ना विपक्ष के, क्योंकि आप सबके हैं। इस चुनौती को कैसे देखते हैं और कैसे मैनेज करते हैं विधानसभा के अंदर? ये आप थोड़ा सा 4 महीने पहले की बात कर रहे हैं। आज कोई भी, मैंने इस बात को कहा है कि कोई भी राजनीतिक दल, आप इस बात को मानोगे कि 8 दिन में, मेरे को 32 साल तो मुझे विधानसभा में हो गए, उसके पहले के बारे में मैंने सुना, 32 साल के बारे में मैं पक्का प्रमाण के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी विधानसभा का सत्र ऐसा नहीं बीता होगा कि उसमें विधानसभा एडजर्न ना हुई हो। विपक्ष वेल में आकर उन्होंने विधानसभा को एडजर्न करने का सवाल मौका ना मेरा दिया हो। था ये, क्योंकि 2003 से तो मैं कवर कर रहा हूँ। नेताजी मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, मायावती थी, अखिलेश यादव जी थे, बीच में आपकी जब सरकार थी तो कई मुख्यमंत्री थे, और विधानसभा अध्यक्ष पहली बार मैंने देखा कि जितने दिन की कार्रवाई हुई, बेल में मजबूत विपक्ष है, अखिलेश यादव विपक्ष के नेता हैं, समाजवादी पार्टी 111 है, लेकिन जो गोले फेंके जाते थे बेल में आकर के, और न तो राज्यपाल को बोलने दिया जाता था, न अध्यक्ष को बोलने दिया जाता था, इस बार देखने को नहीं मिला। ये कैसे कर पाए, ये सवाल मेरे जहन में था। नहीं, वो जो बात आपने की है और जो बात पवन जी ने की है, दोनों को मैं जोड़कर बताना चाहिए। ये मैं कह रहा था कि अगर वो कहते कि विधानसभा अध्यक्ष हमारी नहीं सुनते, तो एक बार भी तो वेल में आते, एक बार भी नहीं आए। 32 सालों में, जैसे मैंने आपको बोला कि पहला सत्र था कि बिना एडजर्नमेंट के, वो एक दिन 1 मिनट भी विपक्ष ने ये मेरे को हाउस एडजर्न करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो वो जो बात आपने की वो 4 महीने पहले की। आज की तारीख में मैं फिर इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि जिस समय मैं अध्यक्ष की कुर्सी में बैठा हूँ, तो उस समय मेरी जिम्मेवारी है कि पक्ष और प्रतिपक्ष के प्रति मैं निष्पक्ष रहूँ, वो मैं कर रहा हूँ। ये आपकी सख्ती है या प्यार है, संतुलन? क्योंकि सख्ती देखने को मिली, आपने तो मोबाइल जब्त करवा लिए थे, सेल्फी लेने के लिए मना कर दिया अभी हाल में। ये दोनों बातें हैं। देखिए, जैसे मैं एडवांटेज दूंगा तो उसमें सख्त भी होऊंगा। अब जो नया सत्र शुरू हो रहा है, मैंने लॉबीज को ठीक कराया है, जहाँ पर हमारे माननीय विधायक लोग बैठते हैं पीछे, हाँ लॉबी और ना लॉबी, हाँ लॉबी ना लॉबी इसलिए कहते हैं जब पक्ष और प्रतिपक्ष के लोग, तो वहाँ पर लोगों का काम था। मैं वहाँ पर अभी एक डिस्पेंसर लगवा रहा हूँ कॉफ़ी का, कि उन लोगों को उठ के, जनरली मेरा उसके पीछे भाव ये है कि माननीय सदस्य लोग, पता चला कॉफ़ी चाय पीने चले गए, हाउस में कोई नहीं है, तो वहाँ पीछे पीजिए और हाउस में अटेंड करिए, दोनों बातें। और फिर मैंने ये भी कहा कि आपके लिए ये सुविधा दी है, तो आप लॉबी में बैठकर चाय कॉफ़ी पी सकते हो, लेकिन उसके साथ मैंने सख्ती करी कि एक भी माननीय सदस्य उस कप को लेकर हाउस में आ जाएगा तो उस दिन के लिए हाउस से उसको निष्कासित कर दूंगा। तो दोनों बातें चलती हैं, थोड़ा डंडा भी चलता है, थोड़ा आदर सम्मान भी चलता है, सब बातें मिलकर चलती है। डंडा चलने का मतलब थोड़ी सख्ती, डंडा चलने का मतलब मेरा किसी के प्रति वो नेगेटिव नहीं है, लेकिन अगर कोई बात बताओ तो प्रतिपक्ष, जैसे प्रतिपक्ष ने एक विषय को लेकर बोला, तो मैंने कहा मुझे अपनी रूलिंग देने दीजिए, अपनी व्यवस्था देने दीजिए, आप ना उससे संतुष्ट हो तो आपको अधिकार है दोबारा बिल में आने का, लेकिन मेरी बात से वो संतुष्ट थे। तो जब उनको लगता है कि अगर हमारे अध्यक्ष मतलब पूरी विधानसभा के अध्यक्ष, हमारे अध्यक्ष हमारी बात सुनते हैं, तो मैं उनके प्रति सम्मान, आदर, उनको अवसर भी देता हूँ,
उनके साथ कॉर्डियल भी हूँ, मित्रवत भी हूँ, लेकिन जहाँ पर डिसिप्लिन की बात आती है सबको फॉलो करना पड़ेगा। अगर नहीं फॉलो करेंगे तो फिर मैं सख्त भी होऊंगा। सर, नई परिपाटी आपने शुरू की, इस बार देखने को मिला वरिष्ठ जो विधायक हैं, नेता हैं, उनको अलग बुलाया आपने, महिलाओं को अलग बुलाया, यूथ को अलग बुलाया, शिवपाल सिंह यादव से लेकर के रघुराज प्रताप, माता प्रसाद पांडे जी, ये तमाम बड़े नेता हैं जो आपके साथ अपने अनुभव शेयर किए। और आपने कहा कि आप लोग इतने सालों से जीतते आ रहे हैं, इसका मतलब जनता आप पे भरोसा कर रही है। वो यहाँ पे शेयर करिए और कैसे गरिमा बनाई जाए, बढ़े गरिमा, क्योंकि लोकतंत्र के लिए विधानसभा अगर बुलाया जा रहा है तो जनता के हित की बात होनी चाहिए। उसमें किसी विधायक ने कहा कि 66 साल बाद आपने मुझे याद दिलाया कि मैं इंजीनियर हूँ, इससे पहले तो मैं भूल ही गया था। वो उसको लेकर के किस तरीके से आपने कार्य योजना बनाई और कैसे इसको आपने सफल बनाया? ये बहुत पवन जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आपको और जी न्यूज़ को महत्वपूर्ण इस चर्चा के लिए, क्योंकि जनरली इस टॉपिक के ऊपर लोग चर्चा नहीं करते। आप कानपुर महानगर के ऊपर चर्चा करोगे, हमारी माननीय मेयर यहाँ पर बैठी हैं, उसके बारे में विस्तार से आपसे बातचीत करेंगे। सारे हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट मित्र भी बैठे हुए, विभिन्न क्षेत्रों से मेधा वाले जो इंपॉर्टेंट लोग, वो उसके ऊपर चर्चा करें। लेकिन मैं आपको धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि लेजिस्लेचर के ऊपर जो जनता का विश्वास है उसको बनाना चाहिए। आप जिस विधायक को चुनते हैं उसके ऊपर अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा, उसके ऊपर विश्वास बने। अब मैं अगर आपकी अनुमति हो तो मैं इसमें 2 मिनट लूंगा इसमें बताने के लिए। तो मैंने यंग एमएलएस को बुलाकर बोला, मैं सभी पार्टी के एमएलएस को बुलाता हूँ, एक तो ये स्पष्ट कर दूं कि बीजेपी को और सपा को और अलग अलग नहीं, सब मेरे लिए सारे विधायक समान हैं। तो जब मैंने यंग एमएलएस को बुलाया तो मैंने उनको बोला कि अब आपके लिए 2 एजेंडा है, नो पॉलिटिकल डिस्कशन, नो नेगेटिव बात, और दूसरी 2 बातें हैं कि आप 8 बार कैसे जीतोगे उसके ऊपर चर्चा करोगे, जनता के लिए क्या करोगे, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, आपके जनता के साथ संबंध कैसे होने चाहिए, जनता की जो अपेक्षाएं आप उसको पूरा कैसे करोगे। आप 8 बार लगातार आप जीतोगे, 8 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं है, 8 बार सारी जिंदगी है। जैसे आप उदाहरण के लिए यंग हमारे मित्र हो, 30-35 साल आपकी उम्र होगी, 8 बार मतलब 40 साल 75 साल के हो जाओगे। 8 बार मतलब पूरी लाइफ होती है, 8 बार 8 गिनती नहीं होती। तो मैंने उनको बोला 8 बार आप कैसे जीतोगे, और 8 बार जीतोगे तो आज से 5 10 15 20 साल बाद आप देश के, प्रदेश के, आप में से कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई स्पीकर बनेगा, कोई मिनिस्टर, आप वहाँ तक अपना सफ़र कैसे तय करोगे। आपका जो आपके अंदर का जो इंस्टिंक्ट है, जो मेधा है, जो समर्पण है, वो कैसे दिखेगा। 4.5 घंटे मैंने यंग एमएलएस के साथ चर्चा करी, उसके बाद भी वो संतुष्ट नहीं थे। मैंने कहा खाना खाइए, उसने कहा नहीं सर अभी भूख नहीं है। 4.5 घंटे के बाद भी हमारे यंग एमएलएस को भूख नहीं थी, उन्होंने खाना। जैसे मैंने सीनियर्स को बुलाया, मैं यंग की बात करूँ फिर सीनियर्स की आपको बात करूँ। सीनियर्स को मैंने एक बात कही कि देखिए अब ज़माना बदल चुका है। मेरे आने के बाद मैंने विधानसभा को यूट्यूब के ऊपर लाइव किया। मैंने कहा अब हम सब लोगों की बात के ऊपर जनता, प्रदेश की जनता, विधानसभा के क्षेत्र की जनता नज़र रखे हुए, एक एक मिनट वो देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही टीवी चैनल, क्योंकि डीडी यूपी के ऊपर हमारा आता है 3 बजे तक, सिर्फ उसी के ऊपर नहीं आता। अब तो आदमी मोबाइल पर जा रहे हैं। हमारे एमएलएस कहते हैं कभी हम विधानसभा में नहीं हैं तो हम अपना यूट्यूब लगा देते हैं, ट्रैवल कर रहे हैं तब भी देख रहे हैं कि विधानसभा की कार्रवाई क्या हो रही है। तो मैंने कहा जैसे आप देख रहे हैं वैसे जनता देख रही है। तो सीनियर एमएलएस को नए आने वाले एमएलएस के प्रति कैसे उनको अपने व्यवहार से, उनको कैसे सिखाएं। मेरे को 32 साल हो गए, मेरे को किसी ने सिखाया नहीं और मेरे से किसी ने सीखा भी नहीं। सीखा भी नहीं का मतलब मैं 7-8 बार जब हो गया तो 6 बार 7 बार फिर सीनियर में होते, किसी ने पूछा भी नहीं हमें सिखाओ। और जब मैं यंग था तो मेरे से किसी ने ये भी नहीं पूछा आके बताओ। तो मैंने कहा अब हम एक ऐसा संवाद बनाते हैं कि सीखने वालों को सिखाएं और सिखाने वाले भी आगे बढ़ करें। तो जब सीनियर एमएलए को बुलाया तो एक एमएलए अवधेश प्रसाद जी 9 बार के एमएलए, समाजवादी पार्टी के, अयोध्या से आते हैं। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा साहब आप ऐसी बात करो आज तक हमें किसी ने करी नहीं थी। जैसे आपने बताया कि अलमबदी साहब हैं, समाजवादी पार्टी के, 84 साल के हैं, 66 साल पहले उन्होंने बीटेक करी थी। तो उन्होंने कहा मैं भूल गया था कि मैं इंजीनियर भी हूँ कि नहीं हूँ। तो वो उन सब लोगों को जब वो इकट्ठा किया, रघुराज प्रताप सिंह जी भी थे, मैं उस मंच के ऊपर माननीय शिवपाल जी भी थे, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री सुरेश खन्ना जी हमारे 9 बार लगातार जीते हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में लगातार 9 बार जीतने वाले 2 लोग हैं, एक श्रीमान प्रमोद तिवारी जी जो कांग्रेस के थे, अब जो राज्यसभा सदस्य हैं, और एक हमारे सुरेश खन्ना जी। और 8 बार लगातार जीतने वाला मैं हूँ। वो 9 जीते हैं तो ऑब्वियसली 8 बार, तो 3 लोग हैं जो लगातार जीते हैं। वैसे हमारे पास सदस्य हैं जो 8 9 10 बार हैं, लेकिन कभी बीच में ड्रॉप हो गए या पार्लियामेंट चले गए, लगातार जीतने वाले नहीं। तो मैंने कहा ये जो स्टार वर्ड्स हैं, इन सबको स्टार वर्ड्स मैं कहता हूँ। तो ये जो मैंने कहा आपको अब लोगों को बताना है। अब
लेट अस चेंज द परसेप्शन ऑफ द पीपल कि नहीं, हम उस विधानसभा में अगर जनता ने हमें भेजा है तो क्यों भेजा है, उस विधानसभा का उपयोग हम जनता के हित में क्या कर सकते हैं। राजनीतिक एजेंडा स्वाभाविक है, सबका अलग होगा, होता ही है। आप सड़क के ऊपर आपने धरना करना है, प्रदर्शन करना है, प्रशासन के खिलाफ बात करनी है, वो आप अपना करिए, उसके लिए कोई भी रोक नहीं है। सरकार के विधायक हैं, वो अपनी बात करें, लेकिन विधानसभा एक ऐसा मंच है जो जनता के हित के लिए है, और उस जनता के हित के लिए हम विधानसभा के मंच को भी शोर शराबे का मंच बना दे। तो मैंने यंग एमएलए को बोला, मैंने कहा देखिए, आपको अपनी लीडरशिप को बताना पड़ेगा, दोनों तरफ। मैंने कहा कि आपको बताना पड़ेगा कि मैंने जैसे उनको बोला कि आप बड़े नेता कैसे बोलोगे, तो आप विधानसभा में अच्छा भाषण दोगे। मैंने कहा भाषण देने वालों को भाषण सुनाने की जिस समय आपको विधा आ जाएगी, उस समय आप बड़े नेता बन जाओगे। तो भाषण देने वालों को भाषण सुनाना इतना आसान काम नहीं है, 403 लोगों को भाषण सुनाना। तो मैंने उनको कहा कि मैं आपको भाषण देने वालों को भाषण सुनाने वाला बनाना चाहता हूँ। ये बात करो। एक बात, अंतिम बात कहूँगा, उसके बाद आपका अगला प्रश्न होगा कि मेरे पास जो विपक्ष के विधायक थे, उन्होंने कहा सर हम तो विपक्ष में हैं, हम कैसे काम करें। तो मैंने उनको बताया कि मैं 8 बार जीता हूँ, और 8 बार में से 5 बार मैं तब जीता हूँ जब मैं विपक्ष में था। तो विपक्ष में रहना और चुनाव जीतना, और सत्ता में रहना और चुनाव जीतना दोनों अलग अलग बात है। लेकिन एडवांटेज विपक्ष में रहकर चुनाव जीतने वाले को होती है, क्योंकि जो सत्ता में होता है स्वाभाविक रूप से उससे अपेक्षाएं ज़्यादा होती हैं, उससे उम्मीदें ज़्यादा होती हैं। सरकार की एक लिमिट होती है काम कराने की, सरकार जितना मर्जी काम करा दे, फिर भी जनता की अपेक्षाएं कभी पूरी नहीं होती। तो पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों अगर अपनी जगह अपने अनुसार काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि जो मेरे एमएलएस हैं, जो इस समय 403 है, वो लगातार जीतेंगे और प्रदेश के बड़े नेता बनेंगे। लेकिन सतीश महाराज जी, ये आपने अनुभव बताए कि देखिए आप जीतते कैसे, लेकिन आप सबसे बड़ी बात है कि आपको विधानसभा भी देखनी है, उसके बाद अपना विधानसभा क्षेत्र भी देखना होता है। तो उसमें सामंजस्य कैसे बनाते हैं, क्योंकि आपको वहां भी काम करना है और यहाँ भी काम करना है, क्योंकि 8 बार रिकॉर्ड तोड़ प्यार मिला है आपको, फिर कैसे सामंजस्य बनाते हैं? देखिए, मेरे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता मेरी विधानसभा है। विधानसभा के मेरे लोग, मतदाता जब वोट करते हैं तो, नहीं वोट करते तो, मेरे लिए सब बराबर हैं। वो अगर मुझे 8 बार चुनते नहीं तो मैं आज कुर्सी ऊपर नहीं बैठा होता। तो मेरे लिए सबसे पहली प्राथमिकता, जिस समय मैं अध्यक्ष बना तो बहुत सारे लोगों ने कहा आप अध्यक्ष बन गए, आप ये कर सकते हैं, कि मैं क्या, मैं सब कर सकता हूँ। लोकतंत्र में या संविधान में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि जो अध्यक्ष बन जाएगा वो अपनी जनता की या जनहित की बात नहीं करेगा। कोई भी लोकतंत्र ऐसा नहीं कहता, कोई भी संविधान ऐसा नहीं कहता। तो मैं अपने जनता के काम के लिए मैं हमेशा हाजिर था, और अध्यक्ष होने के नाते से मुझे ये एडवांटेज है, प्रिविलेज है कि मैं किसी भी माननीय मंत्री को कोई भी निवेदन कर लेता हूँ, तो मेरे आदर के नाते से, अध्यक्ष की कुर्सी के आदर के नाते से मेरी बात मानते हैं। तो मेरा विधानसभा अच्छी हो और मेरा शहर अच्छा हो, ये मेरी प्राथमिकता है। सर, आपने सही कहा, पीठ का आदेश तो सबको मानना भी पड़ेगा, लेकिन एक अमूमन जैसे विधानसभा जब हम कवर करते हैं तो आप कार्य मंत्रणा की बैठक बुलाते हैं, सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं, बड़ा अजीब लगता है। वहाँ पे इतनी शानदार बातें होती हैं विपक्ष की तरफ से भी और सत्ता पक्ष की तरफ से, लेकिन विधानसभा में जैसे जाते हैं वो ड्रास्टिक चेंज आता है। हम लोग चूँकि बाहर से देखते हैं तो लगता है कि अब मामला ठीक है, अंदर बहुत कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अध्यक्ष जी के सामने, मुख्यमंत्री जी सदन के नेता हैं, सभी लोगों के सामने अच्छी बातें हुई हैं। इस चेंज को थोड़ा समझाइए, क्योंकि अब आप उसको करीब से देख रहे हैं। नहीं, जब मैं अध्यक्ष हूँ तो मेरी ये भी जिम्मेवारी कि अंदर की बात बाहर ना करूँ। सही है, जोरदार तालियां। सर, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश की बात कानपुर से हो रही है और कानपुर से आप आते हैं। कानपुर के विकास की बात करें, आपको लग रहा है कि सपनों का कानपुर बन चुका है या अभी बहुत काम होने की जरूरत है? और इसके लिए, ठीक है, आपने भी कहा कि देखिए विधानसभा मेरे लिए, अपना विधानसभा क्षेत्र प्राथमिकता है और मेरा शहर जरूरी है, तो इसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो, यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम हो, रोड कनेक्टिविटी हो, क्योंकि यहाँ उद्योग धंधे, छोटी छोटी बहुत सारी इंडस्ट्री है, उनके डेवलपमेंट के लिए निवेशक यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आए? नहीं, ये बहुत, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि मैं कानपुर के साथ मेरी प्राथमिकता, और उसके ऊपर आपने प्रश्न किया, धन्यवाद आपको। देखिए, कानपुर महानगर आज से 10 साल पहले और आज के कानपुर में फ़र्क है। चाहे सफाई के लिए ले लें, हमारे कानपुर नगर निगम ने, हमारी मेयर ने, हमारे अधिकारियों ने मिलकर सरकार के सहयोग से आज देश में हम 13वें नंबर पे हैं। पहले बहुत पीछे होते थे, 46वें 50वें नंबर के ऊपर होते थे। कानपुर की कनेक्टिविटी अच्छी बनी है, कानपुर के ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार हुआ है, कानपुर में इंडस्ट्रियलाइजेशन आगे बढ़ रहा है। और जैसे आपने कहा कि कानपुर सपनों के आपके पूरे, देखिए सपने हमेशा ऊंचे होते हैं और सपनों को
आगे आगे चलते रहना चाहिए और पीछे पीछे सपनों का काम करते रहना चाहिए, सपनों को उड़ान सपनों के पीछे। तो कानपुर नगर की जो डेवलपमेंट हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हमारे पास अच्छे हॉस्पिटल्स हैं। आज हमारे दुर्भाग्य से जो विगत 2 वर्ष कोविड के बीते, लेकिन कहीं ना कहीं उस 2 वर्षों को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में भी लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं में बहुत सुधार हुआ है। जिसमें दूसरी लहर आई थी, बहुत डरावनी थी। हम तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, जनता के बीच में मैं रोज़ रहा, जनता के बीच में मैंने जाकर काम किया, जो ऑक्सीजन से संबंधित हो मैंने रोज़ मॉनिटरिंग करी। वो उसके कारण आज काफ़ी सुधार हुआ। मैंने कहा वो दुर्भाग्यपूर्ण समय था वो, उसके कारण मेडिकल सुविधाओं में सुधार है। शिक्षा के क्षेत्र में अभी इसके ऊपर डिबेट हो रही है। दिल्ली वाले कहते हैं हमारी शिक्षा अच्छी है, हमारे प्रदेश कहते हैं अच्छी है हमारी, तो उसके ऊपर हमारे विद्यालयों के ऊपर उनको कैसे सुधार करें। कायाकल्प योजना के अंतर्गत विद्यालयों को सुधार है। पीने के पानी के लिए जो बुंदेलखंड में पानी की, ये माना जाता था कि बुंदेलखंड है तो इसके अंदर पानी नहीं होगा। आज वहाँ भी हर घर नल और हर घर जल प्रारंभ हो गया, वहाँ पर लोगों को पानी मिलना प्रारंभ हो गया। हमारे कानपुर महानगर में जैसे आउटस्कर्ट्स थे, आउटस्कर्ट्स, मेरे को इस बात को कहते हुए तकलीफ होती है कि ये सिटी अनप्लैंड था, क्योंकि आधे से ज़्यादा आबादी आउटस्कर्ट्स में रहती है और आउटस्कर्ट्स प्लानिंग नहीं हुई। वहाँ 50 सालों में, 70 सालों में, 30 सालों में, मैं सभी की बात कर रहा हूँ, मैं पॉलिटिकल बातचीत नहीं करना चाहता, सभी लोग प्लान ही नहीं हुआ। जैसे शहरीकरण बढ़ना है, मैं इस बात की एक डिबेट भी चाहूँगा कि आप लोग इसके ऊपर भी डिबेट करिए, जिसमें हम सबको मालूम है कि शहरीकरण होगा। हम कहते हैं कि 2030 तक 40% लोग शहर में रहेंगे, तो 2030 तक अगर 40% शहर में रहेंगे तो शहर में आने वालों के लिए हमने मकान EWS कितने बनाए, हमने LIG कितने बनाए, MIG कितने बनाए, HIG कितने बनाए, इसकी सारी की सारी प्लानिंग होनी चाहिए, जो नहीं हुई दुर्भाग्य से। तो जब शहरीकरण होगा और डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ और नगर निगम या आवास विकास परिषद जिनकी जिम्मेवारी है इसको बनाने की, और उन्होंने नहीं बनाया, तो इस प्रकार की अनप्लैंड कॉलोनीज बनेंगी। और वो अनप्लैंड कॉलोनीज जब बन गई, और पिछले अभी नहीं बनी 5 साल में, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल में बनी है। मेरी विधानसभा में परिसीमन के बाद जो मुझे क्षेत्र मिला वो लगभग 40 साल से बसा हुआ था। ना नाली थी, ना नाला था, ना पानी था, ना कोई ड्रेनेज सिस्टम था, ना पीने का पानी था, ना बिजली थी। लोग पैथेटिक कंडीशंस में रह रहे थे और लाखों लोग थे। इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये देखिए, कुर्सी के ऊपर बैठकर या किसी ऐसे संवैधानिक पद के ऊपर बैठकर, जिसका मैं आदर और सम्मान करता हूँ, जिसका नाम नहीं ले सकता, कहना कि सबको हटा दो ये आसान काम है। सबको बसा कर उनको सुविधा दो ये मुश्किल काम है, और वो मुश्किल काम हम कर रहे हैं। सर, एक जो शायद आपके सामने नहीं कहते होंगे लोग, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष की तरफ की बात हो या सत्ता पक्ष की, कहते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष की आवाज़ जो है वो शानदार है सदस्यों को कंट्रोल करने के लिए। वो कॉम्प्लीमेंट शायद आपके सामने नहीं बोलते होंगे लोग, तो ये सहूलियत देती है सदन चलाने में। देखिए, आपकी आवाज़ कैसी है ये महत्वपूर्ण नहीं होता, आपका भाव कैसा है ये महत्वपूर्ण। ये बिल्कुल सर। लेकिन सर, जब अब स्पीकर बन गए, जब स्पीकर बनाया जाता है या किसी को राज्यपाल बनाया जाता है तो रिटायरमेंट की तरफ कहा जाता है, तो मन में ऐसा तो नहीं है कि यार ये कहाँ पहुंचा दिया, अब ये तो रिटायरमेंट की तरफ भेज रहे हैं क्या? या फिर ऐसा रहता कि नहीं, मंत्री होते तो ठीक है, लेकिन आपने एक बात का जिक्र कर दिया, देखिए स्पीकर है तो आप किसी भी मंत्री से बात करके बुला सकते हैं और वो आपकी सुनेगा जरूर, आपका अभिवादन, आप जो निवेदन करेंगे वो मानेगा जरूर। नहीं, ये आपने, मैंने अपनी मेडन स्पीच में, मेडन स्पीच जो पहली स्पीच मेरी विधानसभा अध्यक्ष की थी वो मैंने कही थी, आप लोगों ने सुनी भी होगी, मैं रिमाइंड कराना चाहता हूँ। तो मैंने कहा समटाइम्स, मैंने सारे विधायकों के लिए ये बात बोली थी कि अब आप चुन कर आ गए तो आप समझ रहे हैं कि सब कुछ काम पूरा हो गया है, ऐसा नहीं है। मैंने अंग्रेजी की एक लाइन बोली थी, व्हेन समटाइम्स यू थिंक इट इज़ एन एंड, जब कभी आप समझते हो कि ये अंत है, बट रियली इट इज़ ए न्यू बिगनिंग। तो मैं अपनी शुरुआत मार रहा हूँ, एंड की बात ही है। सर, विधानसभा में इस बार आपने एक अच्छी बात कही कि वेल में कोई नहीं आया या किसी ने एडजर्न नहीं करना पड़ा मुझे, या वॉकआउट केवल हुआ फिर आ गए, लेकिन कई सारे इंसिडेंट ऐसे हुए जो इधर बीच नहीं देखने को मिला। मसलन केशव जी और अखिलेश यादव में जो घटना हुई, जिस तरीके से हॉट टॉक हुआ, उस सिचुएशन को कंट्रोल करना, क्योंकि बाहर से जो दिख रहा था वो काफ़ी वियर्ड था कि हॉट टॉक के लेवल नेक्स्ट लेवल तक था। उस समय आप किस तरीके से अपने को काम रखते हैं, किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, वो ये महत्वपूर्ण इंसिडेंट के बारे में आप बताया, क्योंकि वहाँ पर ऐसा एक क्षण आया। वहाँ पर भी मैंने नेता प्रतिपक्ष की भी सुनी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी की भी सुनी।
मैंने दोनों की सुनकर दोनों के ऊपर अपनी अपनी व्यवस्था दी वहाँ पर विधानसभा में, क्योंकि मैं उप मुख्यमंत्री जी का सम्मान करता हूँ, उनके पद के नाते से भी, इस नाते से भी सम्मान है, और मेरे मित्र हैं इस नाते से भी सम्मान है। और नेता प्रतिपक्ष अपने आप में गरिमामयी पद है, तो नेता प्रतिपक्ष को भी मैंने, क्योंकि अभी पहला उनका सदन था नेता प्रतिपक्ष के नाते से, अभी तक वो जब भी रहे, चाहे पार्लियामेंट में रहे हों, तब वो मतलब शानदार तरीके से उन्होंने अपना काम किया। चीफ मिनिस्टर रहते हुए भी उन्होंने प्रदेश को अच्छी तरीके से चलाया, लेकिन नेता प्रतिपक्ष की पहली बार जिम्मेवारी थी, और जब कभी पहली जिम्मेवारी होती है तो फिर आदमी कहीं ना कहीं थोड़ा सा भटक जाता है। मैंने निवेदन करके अपनी बातचीत के माध्यम से दोनों को लाइन पर ले आया और विधानसभा अच्छी चली। चलिए सर, हम प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं आपसे चर्चा में, और चर्चा में मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि 8 बार चुनना वाकई में एक बहुत बड़ी बात है, आप बताएंगे तो, और आपने भी शेयर किया, ऐसा कोई अनुभव लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं इस जर्नी का, जो हमारे यहाँ बैठे हैं लोग और जो लाखों लोग आपको लाइव सुन रहे हैं, उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत बने, एक मैसेज आपका? मैसेज मेरा ये, देखिए, हर समय हम किसी भी चीज़ को नेगेटिव नज़र से नहीं देख सकते। जैसे आप दोनों मित्र हमारे साथ बैठे हुए हो, तो मैं अगर नेगेटिव हो तो नेगेटिव से बहुत सारी बातें होती हैं, आप इधर क्यों बैठे हैं, इधर इनका बैठे हैं। एक पॉजिटिव नज़रिए से देखना चाहिए हर चीज़ को। जिस प्रतिनिधि को हमने चुना है, लोकतंत्र में जो चुना जाता है उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए, और जिन लोगों ने विश्वास हमारे पे किया, चुने हुए प्रतिनिधियों को, मैंने उनको एक बात कही कि आपको इस कुर्सी पे, इस पद पर बैठे किसके कारण हो, किस लिए हो, और जिनके कारण बैठे हो उनकी अपेक्षाएं आपसे क्या हैं। ये बोथ वे संवाद होना चाहिए, जनता का अपने प्रतिनिधि के ऊपर विश्वास और प्रतिनिधि का अपने जनता के प्रति कर्तव्य। ये दोनों बातें जिस समय साथ में चलेंगी, उस समय समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन नजर आएगा। मैं ऐसे मानता हूं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार जोरदार तालियां विधानसभा Thank you. अध्यक्ष सतीश महाना जी, और 8 बार विधायक है, जनता ने उन्हें इतना प्यार दिया, उन्होंने बताया कि आखिरकार विधानसभा को चलाने के लिए क्या क्या उनके तरीके हैं जिससे बेहतर तरीके से चले।